बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते ही हैं ब्रंच टॉक में मैं फ़रा सादिया आपको खुशामदीद कहूँगी आज की एपिसोड में। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद ब्यूटीफुल और मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको लेके चल रहे हैं एक और बहुत खूबसूरत शहर में जहाँ की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। मैं बात कर रही हूँ पेशावर की। पेशावर की सरकर्दा शख्सियात में से एक शख्सियत जिनसे आज हम मिलने जा रहे हैं। उन्होंने पेशावर में ही आँख खोली, वहीं पर तालीम हासिल की और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट जो इदारा है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उसके चेयरमैन है। दूसरी मरतबा ये चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जो कि यकीनन एक बड़े एजाज़ की बात है उनके लिए। आज हम उनसे मिलेंगे और मिलकर जानेंगे उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उनकी ज़िंदगी का सारा सफ़र। आप नाम तो जान ही गए होंगे, तो आइए हम चलते हैं और अलविदा कहते हैं इस्लामाबाद को, और हमारा रुख है इस वक्त पेशावर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप लोग तशरीफ़ ले आए, मेहरबानी। हमने आपको बताया था इस्लामाबाद से निकलते हुए कि पेशावर में हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपनी एक मेहमान शख्सियत से, जो पेशावर के सरकर्दा लोगों में, बल्कि मुल्क के ऐसे लोगों में शामिल हैं जहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मशावरतें भी होती हैं, फ़ैसले भी होते हैं और जहन साजी जो है उसके लिए भी फ़िज़ा हमवार की जाती है। मैं बात कर रही हूँ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की, और दूसरी दफ़ा उसके चेयरमैन बनने का एजाज़ हासिल हुआ है जनाब किबला साहब को। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, और आपने हमें पेशावर में दावत दी है। आबाई इलाका आपका, मैं बड़ी खुशी हुई कि आप लोग तशरीफ़ ले आए, हमारे लिए एजाज़ है। बहुत शुक्रिया सर। तो पैदाइश आपकी पेशावर की है? पैदाइश तो मेरी बनू की है। ठीक है। हाँ। और बनू जब आप पैदा हुए तो किस किस्म का वो इलाका था, और अब उसमें क्या तब्दीली आ चुकी है? बनू तो एक बड़ा तारीख़ी इलाका है, यानी ताबीन के दौर में, सहाबा किराम के दौर के बाद जब मुसलमान यहाँ आए, मुहल्लब बिन अबी सफ़रा पहले ताबी थे जो यहाँ तशरीफ़ ले आए। अच्छा। और फुतुहुल बुल्दान एक बहुत मशहूर किताब है अल-बलाज़री की, उसमें इसका ज़िक्र है बनू का, और वहाँ पे जो तलफ़ुज़ लिखा हुआ है वो बन्ना है, बन्ना। ठीक है। तो बनू के लोग अब भी बनू को बन्ना ही कहते हैं। ठीक है। वहाँ से मेरी पैदाइश है, वही हमारा आबाई वतन है, आबाई इलाका है, और उसी में हमारी तरबियत हुई। ठीक है। तो क्या ये हमेशा से तय था कि इस्लामिक स्टडीज़ आपका अपनी दिलचस्पी थी, या घर वालों की ये रुझान था जिसकी वजह से आप इस तरफ राग़िब रहे? इब्तिदाई तौर पे तो ऐसा नहीं था। मुझे जो याद पड़ता है बहुत बचपन में, तो मेरे वालिद साहब के मैलानात जो थे वो मुख्तलिफ थे, मजहबी नहीं थे। ठीक है। लेकिन मेरी उम्र होगी, यूँ समझें कि 8-10 साल की उम्र होगी कि मेरे वालिद साहब का मैलान मजहबी बन गया। अच्छा। तो जब मजहबी बन गया तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम में ज़ेर तालीम था, वो फिर इंग्लिश मीडियम से मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ले आए। अच्छा। और वहाँ से फिर मैं ये सुनता था कि मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी। बहुत छोटा था मैं, स्कूल गोइंग, लेकिन वालिद साहब से मैं ये सुनता था कि वो ये फरमाया करते थे मेरे बारे में कि ये अज़हर यूनिवर्सिटी जाएगा और जामे अज़हर मिस्र से PhD करेगा। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी ये ख्वाहिश थी उस वक्त। ठीक है। और आपकी भी ये ख्वाहिश थी? तो मैं तो बहुत छोटा था। ठीक है। तो बाद में यकीनन मेरा मैलान जो था वो लैंग्वेजेस, ज़बानों की तरफ था, यानी मैं आसानी से ज़बानें सीख लेता था, और माशरती उलूम इस हवाले से मेरी ज़हनी तश्कील होती रही।
اور اس کے بعد جب پھر میں نے بی اے کیا تو پشاور یونیورسٹی جب آیا تو مختلف میرے ذہنی رجحانات تھے کہ یا تو تاریخ میں پی ایچ ڈی کروں یا علوم اسلامیہ میں. تو وہاں ہمیں استاد ایسے ملے کہ جو اسی علاقے بنو سے ان کا تعلق تھا, پروفیسر قاضی مجیب الرحمن مرحوم, اور ان کی زیادہ تر شہرت جو ہے وہ علمی حوالے سے تو ہے, لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ ہاکی کا بہت بڑا کھلاڑی تھا, قاضی محب, اس نام سے مشہور تھے, یہ ان کے والد صاحب تھے. تو وہ مجھے جانتے تھے, تو اس نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ آ جائیں اور اسلامک اسٹڈیز میں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو شاید عربی میں جاؤں کیونکہ میں ازہر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, ازہر یونیورسٹی سے. تو انہوں نے کہا علوم اسلامیہ میں آپ آئیں تو ازہر کی آپ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی. اچھا, پھر ہوئی؟ تو اس نہیں, پھر ہوا یہ کہ جب میں نے ایم اے کیا اسلامک اسٹڈیز میں تو پھر اس وقت حکومت پاکستان کی طرف سے مختلف اسکالرشپس کا اعلان ہوا, اور اس میں پھر یہ تھا کہ ازہر کی بجائے کسی مغربی ملک میں. چنانچہ مجھے پھر کیمبرج میں اور ایڈنبرا یونیورسٹی میں داخلہ ملا, اور بالآخر پھر میں پی ایچ ڈی کے لیے ایڈنبرا یونیورسٹی گیا. اور آپ کی یہ جو پی ایچ ڈی ہے جو کہ اسلامک اسٹڈیز اینڈ مڈل ایسٹرن اس میں ہے, یہ ایڈنبرا یونیورسٹی سے؟ ایڈنبرا یونیورسٹی میں جو ڈپارٹمنٹ کا نام تھا یا ہے وہ تو یہی ہے, ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ مڈل ایسٹرن اسٹڈیز. لیکن میری پی ایچ ڈی ہے دور وسطیٰ کی اسلامی تاریخ میں, سلجوق پیریڈ اور عباسی دور, یہ میرے موضوع کا حصہ رہا, اور اسی موضوع پہ میں نے کام کیا. بالکل صحیح. اچھا سر, یہاں سے دور نوجوانی جو ہے وہ پھر کیسا گزرا, اور آپ نے اس دور کو کیسا پایا, اور آج کے دور سے اس کا جب تقابل کرتے ہیں تو آپ کو کیا تبدیلیاں نظر آتی ہیں؟ جی بالکل, جوانی کا دور تو ہمارا گزرا بنو میں اور پھر پشاور میں, اور وہ میرے اندازے کے مطابق یا میرے لیے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ انریچنگ دور تھا. ٹھیک ہے. بنو میں اس لیے کہ بنو میں بڑے وہ تھے, علمی ایک ماحول تھا, بنو کالج کے اندر بڑا علمی ماحول تھا. ہمارے جو اساتذہ کرام تھے وہ بہت زبردست عالم فاضل لوگ تھے. ہماری یاد میں 1 یونٹ ٹوٹ گیا, پہلے 1 یونٹ تھا, تو 1 یونٹ کی وجہ سے سندھ کے اور پنجاب کے اساتذہ کرام بھی ہمارے کالج میں تھے. وہ بہت ہی عالم لوگ تھے, بہت ہی محبت کرنے والے لوگ تھے. مجھے یاد ہے کہ 1 یونٹ ٹوٹ گیا اور وہ لوگ پھر واپس اپنے صوبوں میں چلے گئے, اور ادبی ماحول یہ تھا کہ مختلف ادبی تنظیمات بنو میں, تو چنانچہ ان ادبی تنظیمات میں بھی ہم شرکت کرتے تھے. ایک بہت بڑی میونسپل لائبریری ہوا کرتی تھی جو بدقسمتی سے اب اس کی حالت ایسی نہیں ہے. اس میونسپل لائبریری میں پورے ملک کے اخبارات آتے تھے. اچھا. اور ہم عصر کے وقت وہاں جاتے تھے اور پھر لائبریری میں رہتے تھے, اور وہ بہت رچ لائبریری تھی. وہاں پہ ہم مطالعہ بھی کیا کرتے تھے, اخبارات بھی, اور جرائد اور رسائل آیا کرتے تھے. بہت خوبصورت عمارت تھی. اب تو اس کی صورتحال ایسی نہیں رہی. وجہ کیا ہے؟ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی ہے, رجحانات بدل جاتے ہیں, تو اب وہ مطالعے کا رجحان, وہ جو اس قسم کے اخبارات تھے وہ اب نہیں ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے اخبارات کا پڑھنا جو ہے وہ بھی اب زیادہ معمول نہیں رہا. تو بلیسنگ اسی میں بائی دی وے آپ نے ذکر کر دیا, تو آپ سوشل میڈیا کو پھر نعمت سمجھتے ہیں کہ زحمت سمجھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے تو فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ اس کے منفی پہلو ہیں, لیکن اچھے پہلو بھی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, سخت گیر ماحول تھا جس میں آپ نے پرورش پائی, یا پھر اپنی رائے کہنے کی اور اپنی بات کہنے کی آزادی حاصل تھی آپ کو؟ جس طرح اس وقت ہے اس وقت بھی ایسا ہی تھا. کچھ لوگ سخت گیر بھی تھے, یعنی ہمارے کالج کے اندر کچھ اساتذہ بہت سخت گیر تھے. کچھ جو تھے وہ ایسے تھے کہ وہ ان کا ایک دوستانہ انداز تھا. وہ جو مشہور بات ہم نے سنی ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ دے شوڈ بی فرینڈلی بٹ ناٹ فرینڈز, کہ فرینڈلی تو ہوں لیکن فرینڈز نہ ہوں. تو ہمارے ساتھ ایسے اساتذہ بھی آئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے ہماری زندگی میں کردار ادا کیا. جو سخت گیر تھے ان کا بھی کردار رہا, ان کی وجہ سے یقیناً ہمارے رویے بدلے, ہم زیادہ سنجیدہ رہے, ہم نے مطالعے کی طرف ہم آئے. جو ایسے تھے کہ فرینڈلی تھے لیکن فرینڈز نہ تھے,
انہوں نے نئے راستے ہمیں دکھائے, ٹھیک. ہم نئی منزلوں کی طرف گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا ایک مکسچر ہے ٹھیک ہے. جس کا اظہار جو ہے وہ ہم اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں میں موجود ہے. گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا جو کہ درمیانہ تھا, یا پھر گھر کا ماحول زیادہ دوستانہ تھا یا زیادہ سختی تھی؟ گھر میں بھی آپ یوں سمجھے کہ مکسچر تھا. میرے والد صاحب تو بہت سنجیدہ ایک لحاظ سے سخت بھی تھے. والدہ کی طبیعت جو تھی وہ نرم تھی, دادا کی طبیعت بھی بہت نرم تھی. ٹھیک ہے. اور میرے دادا زندہ رہے اس وقت تک, جبکہ میں جب ایڈنبرا میں تھا تو ان کی وفات ہوئی. اچھا. تو انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ, اور ہمارا لین دین جو تھا پیسوں کا وہ دادا کے ساتھ تھا, تو والد صاحب کے ساتھ نہیں تھا. اچھا. تو یہ مکسچر جو تھا نا انہوں نے, یعنی ساری زندگی گھر کا جو جسے کہنا چاہیے نظم و نسق جو ہے وہ دادا کے ہاتھ میں رہا. دادا ہماری یہ سرپرستی کیا کرتے تھے کہ ہماری ضروریات کو پورا کرنا, پیسے دینا, گاؤں سے شہر لے جانا, اسکول کی ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بھی اس حوالے سے تھے, اپنا کردار ادا کرتے تھے. اور پھر ان کی سیاسی فعالیت رہی میرے والد صاحب کی, اس کی دیکھا دیکھی یہ میٹرک میں اور فرسٹ ایئر میں تو ہم بھی سیاسی طور پہ فعال رہے. اچھا. ہاں. آپ کی سیاسی ایفیلیشن کس طرف؟ وہ تو اس وقت جو ایک صورتحال تھی, یہ میں 69-70 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جنرل ایوب کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی. تو اس تحریک میں ہم اگرچہ نوجوان تھے, اسٹوڈنٹ تھے, لیکن اس تحریک کا ہم حصہ رہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اخبار تھا جو ایوب خان کے حق میں ہوتا تھا, کوہستان, اور ایک خلاف تھا بانگ حرم جو پشاور سے نکلتا تھا. چنانچہ ہم وہ جو وہاں پہ اخباروں کا مرکز تھا ایک شہر کے مرکز میں, تو ہم وہاں انتظار کیا کرتے تھے کہ بانگ حرم آ جائے اور ہم خرید لیں. ایوب خان کے خلاف یہ ماسٹر خان گل کا اخبار تھا. تو اس کا مطلب ہے انقلابی بھی رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں, انقلاب پسندی بھی آپ کے اندر کہیں رہی ہے؟ جوانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مزاحمتی سوچ تو ہوتی ہے, تو ایوب خان کے خلاف مزاحمت اور یہ نعرے جو تھے وہ بہت ہی ہمارے لیے ایک قسم کے پسندیدہ تھے, اور ہم ان نعروں کی طرف مائل رہے. ہر دور میں نوجوان جو ہیں وہی اس تبدیلی اور مزاحمت کا سب سے بڑا اعلی کار ہوتے ہیں, حصہ ہوتے ہیں. تحریک پاکستان کی بات کریں تو طلباء کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم رہا ہے اس میں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں ان کو وہ آزادی میسر ہے کہ وہ اپنی بات اور گفتگو کر سکیں, یا پھر وہ بھی اس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکیں؟ انداز بدل گئے. گفتگو کی آزادی تو بہت زیادہ ہو گئی, خاص کر سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک تحریک چلتی ہے اور نوجوان اس کے اندر بہت ماہر ہیں, تو ان کے خیالات یا ان کی آراء تو وہ تو سامنے آ جاتی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ. لیکن آپ نے کئی پوری دفعہ دنیا میں یہ دیکھا ہے بہت نامناسب الفاظ اور انداز جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. آپ کے خیال میں وہ کس چیز کا عکاس ہے؟ وہ ہمارے بگڑتے ہوئے خاندانی نظام یا ہماری معاشرتی قدروں کے زوال کا سبب ہے, یا اس کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ گندے الفاظ, ایک دوسرے کے اوپر بات چیت کرنا برے انداز میں؟ بالکل, اس کے تو اسباب اور عوامل بہت ہیں. آپ صرف ایک سبب یا ایک عامل اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. معاشی دباؤ ہے, بین الاقوامی صورتحال ہے, اب میڈیا کی آزادی ہے, بالخصوص جو اب بعد از عالمگیریت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, تو اس کے اندر سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں, اس طریقے سے آئلی نظام جو ہے وہ بھی یقیناً شکست و ریخت کا شکار ہے. وہ روایات جو ہیں وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں. جو ہمارا رورل ماحول تھا, ایک روایتی دیہاتی ماحول تھا, وہ اب اربن بنتا جا رہا ہے, شہری بنتا جا رہا ہے. اور شہری ماحول میں پھر جو ایک جدت کا اثر ہے اور معاشی دباؤ ہے, تو اس وجہ سے جو پیرنٹس ہیں, والدین ہیں یا جو بزرگ ہیں, ان کے اور نئی نسل کے درمیان ایک جنریشن گیپ کی صورتحال پیدا ہوئی. آپ کے دور میں بھی یہ جنریشن گیپ تھا؟ آپ کو اس کا احساس؟ نہیں, ایسی صورتحال نہیں تھی. یقیناً بڑے شکایت کرتے تھے کہ یہ چھوٹے جو ہیں یہ اب وہ نہیں رہے, ہمارے دور کے حالات نہیں رہے. لیکن بالعموم ہم نے جو صورتحال دیکھی وہ ایسی نہیں تھی. احترام کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اعلیٰ تعلیم کا رجحان جو ہے یہ خاندان میں موجود تھا کہ پی ایچ ڈی تک آپ نے جانا ہے, اور آپ کے علاقے میں بھی تھا,
یا پھر یہ ایک انہونی بات تھی اس وقت اس علاقے میں؟ میرے خاندان میں تو نہیں تھا، خاندان میں تعلیم کا رجحان اور میلان اتنا نہیں تھا، لیکن ہمیں بہت اچھے اساتذہ ملے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کے سامنے قاضی مجیب الرحمان صاحب کا ذکر کیا، مرحوم. انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی. ہمارے ایک اور استاد تھے عربی کے صفدر علی شاہ صاحب. ٹھیک. اسی طریقے سے پشاور یونیورسٹی میں ہمیں بہت اچھے استاد ملے. انہوں نے ہماری تربیت کی اور یہ بتایا کہ آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے تعلیم کے اندر. آپ کے خیال میں گھر کا ماحول زیادہ اہم ہوتا ہے یا درسگاہ کا، اساتذہ کا کردار زیادہ اہم ہے یا والدین کا، جب بچوں کی تربیت کی اور نوجوانوں کی خاص طور پہ زندگی میں آگے بڑھنے کی بات ہو؟ دونوں کا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے گھر کا ماحول تو ایسا نہیں تھا، لیکن عمومی بیرونی ماحول، خارجی ماحول جو انہیں مل گیا تو وہ بہت آگے چلے گئے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول تو بہت علمی ہوتا ہے، لیکن نوجوان کو خارجی ماحول جو مل جاتا ہے تو وہ کہیں اور اسے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. بالکل صحیح. اچھا، آپ کی شادی کا جب مرحلہ آیا تو وہ کیسے طے پایا؟ شادی تو میری ہوئی 1979 میں، 79 میں. اس وقت تک آپ ملازمت؟ اور میں ملازم تھا، میں پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر تھا. ٹھیک ہے. شعبہ علوم اسلامیہ میں. اور شادی ہوئی تو شادی کے بعد پھر میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا. اچھا، تو شادی پسند سے ہوئی، خاندان میں ہوئی، والدین کی پسند سے ہوئی؟ بہت قریبی خاندان تو نہیں، دور کی کزن تھی ہے، اور یوں سمجھے کہ وہ بھی ایک مکسچر تھا. ناپسند کی شادی تو نہیں تھی، لیکن ارینج میرج تھی. یقیناً رشتہ گیا، ہماری پسند سے گیا. اور الحمدللہ اب تک زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور 4 میری بیٹیاں پیدا ہوئیں، وہ سب شادی شدہ ہیں. تو ماحول الحمدللہ بہت ہی دوستانہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ شادی ہوئی اور شادی کے بعد آپ پی ایچ ڈی کے لیے گئے، آپ نے اس معاملے کو کیسے دیکھا کہ آپ کی زندگی کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور ساتھ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے خود بھی باہر جا رہی ہیں؟ یہ مشکل نہیں تھا؟ یہ بہت مشکل تھا، اور بالخصوص اس وقت کہ جب کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی گفتگو کرنا بہت مشکل تھا. تو ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے، اور وہ بھی ٹیلی فون، موبائل سسٹم تو تھا نہیں، تو ہم وہ کوائن ڈال کے ٹیلی فون ملاتے تھے. اور کتنے عرصے کے بعد آپ واپس آتے تھے؟ میں 2 مرتبہ اس میں آیا ہوں اپنے سفر میں. 5 سال کے عرصے میں؟ 5 سال کے عرصے میں 2 مرتبہ آیا ہوں. اور یہ تھا ماحول، یعنی ہوم سکنس کی کیفیت یقیناً تھی. تو بیگم صاحبہ نے شکوے شکایت ان کی طرف سے کہ آپ نے چھوڑ کے چلے بہت ساتھ دیا اس نے. سچی بات یہ ہے، میرے پورے خاندان نے ساتھ دیا. اور اس کی پھر ایک وجہ تھی کہ جب میرے ساتھ میری بیگم نہیں تھی تو اس نے مجھے اس بات کی ترغیب دی کہ میں زیادہ محنت کروں، زیادہ وقت مطالعے میں صرف کروں، جلد از جلد پی ایچ ڈی مکمل کر کے اور اپنے گھر واپس جانا ممکن بناؤں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ ایک مثبت بات بھی تھی. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو ذرا بھٹک بھی جاتے ہیں. وہاں کی مغرب کی جو تہذیب ہے وہ انہیں اپنا اسیر بھی بنا لیتی ہے. تو آپ پہ اس کے وار کیوں نہیں کاری ہوئے؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کی تربیت جو تھی نا، اس کا اثر تھا. اور میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک میں فضل سمجھتا ہوں. اللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹڈی یا جو کچھ میں نے حاصل کیا ایڈنبرا کے اندر، کالج آف آرٹس کو ایک ڈگری ایوارڈنگ یونیورسٹی کا سٹیٹس جو ہے وہ ملا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ جو ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے اس کا بھی سنگ بنیاد، اس کا گراؤنڈ بریکنگ کی گئی ہے. اور اس سے اور فیسلٹیز جو ہیں نیشنل کالج آف آرٹس کی بڑھے گی. یہ ایک پاکستان کا پریمیئر ادارہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں یہاں ایڈمیشن کے لیے، لیکن کم لوگوں کو ایڈمیشن، کیونکہ جتنی ویکنسیز ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور جو یہاں سے گریجویٹس ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
تو اس لیے اب یہ جو نیا اسٹیٹس ملے گا نیشنل کالج آف آرٹس کو، تو اس کے بعد یہ اور ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم این سی اے کے اور کیمپسز جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ مختلف شہروں میں این سی اے کے کیمپس کھولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا سیریس فیصلہ ہوتا ہے کہ کھولنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے، لیکن جتنا لوگوں کو آرٹ کا شوق ہے اور جس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو آرٹ پڑھنے کی فیسلٹیز ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید آرٹ کالجز جو ہیں وہ مختلف جگہ کھولنے چاہیے۔ تو اس کے علاوہ کل سینٹ میں بھی کچھ بلز پاس ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے متعلقہ بھی بل تھے، اور اس کے بارے میں بڑا واویلا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکتے اور لیجسلیشن میجورٹی کے ذریعے قانون اور قاعدے کے مطابق اور آئین کے مطابق پاس ہوتی ہے تو اس کو ساری قوم ویلکم کرتی ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جن کو شکست جو ہے اس کی ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور جو ترقی کا سفر پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے شروع کیا ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے مختلف چیزوں میں ترقی ہو رہی ہے، احساس کا پروگرام جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ابھی دسمبر میں ہیلتھ کارڈ جو ہے پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جس میں ہر فیملی کو 10 لاکھ روپے کی فری میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے ہاسپٹلائزیشن کے بعد دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر کا بھی ذکر کریں۔ ہاں، مجھے ایک اور چیز میں عرض کرنا رہ گیا تھا کہ یہاں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک کمپیوٹر فیسلٹی بھی بنائی گئی ہے، اور کمپیوٹر لیبس، یعنی کہ جو بھی کچھ ضرورت ہے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کی، وہ ہم انشاءاللہ تعالی پوری کرتے رہیں گے۔ اس سال جتنا بجٹ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیا ہے اتنا پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ 123 ارب کا جو بجٹ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیا گیا، اور انشاءاللہ اس کو اور بڑھائیں گے۔ اس میں ہم یہ بھی ضرور کہیں گے کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو اپنی فائنینشیل ڈسپلن کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو فیکلٹی ٹو سٹاف ریشو ہے پاکستان میں، وہ دنیا میں بہت زیادہ ہے، یعنی کہ فیکلٹی کم ہے، سٹاف زیادہ ہے، تو اس بیلنس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ فائنینشیل ڈسپلن کے ساتھ جو یونیورسٹیز بن رہی ہے ان کو ہم فنڈ بھی کریں گے، اور ان کا معیار جو ہے وہ بھی اوپر کریں گے۔ اسموگ کی وجہ سے ایک تجویز زیر غور ہے کہ اسکولز کو بند کیا جائے گا، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں، پچھلے 1.5 سال میں اسکولوں کے بند کرنے کی وجہ سے تعلیم کو بہت سارا نقصان ہوا۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اسکول بند کریں، ہم بالکل اسکول بند نہیں کریں گے، اور میں یہ بھی بتا دوں کیونکہ ابھی 2 دن پہلے کراچی میں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے امتحانات او اے لیول کے وقت پہ ہوں گے، اور جو باقی امتحانات ہیں وہ مئی جون میں ہوں گے، اور سارے سلیبس کے مطابق ہوں گے۔ اس سال کوئی سمارٹ سلیبس یا کوئی چیز نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک بہتری کی طرف جس طریقے سے ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا ہے اور اس سے حالات بہتر ہوئے ہیں، انشاءاللہ حالات اس طرح ہی چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ امتحانات کا جو سلسلہ ہے وہ وقت کے مطابق ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹس کے مزید کالج کھولنے کی ضرورت ہے، لوگ آرٹس سیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔
4 बच्चियां हैं, तो तरबियत की जो जिम्मेदारियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना मुमकिन हो बतरीके अहसन मैंने पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने तालीम हासिल की और शादी तक अब भी उनका मुसलसल राब्ता रहता है। ठीक है। एक मेरी बेटी तो आयरलैंड में है अपने खावंद के साथ, ठीक है। वहाँ वो भी रिसर्च ऑफिसर है एक यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और बाकी 3 मेरी जो बेटियां हैं वो यहाँ हैं। 2 की साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री है, एक उलूम इस्लामिया में। अच्छा, माशाल्लाह, सारी बच्चियां आला तालीम याफ्ता आला हैं। तालीम याफ्ता हैं। आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि औरत बच्ची लड़की को पढ़ने के हक से महरूम ना किया जाए और उसे तालीम दी जाए? अगर हम आज के दौर में भी बच्चियों को तालीम से महरूम रखें तो मैं समझता हूँ कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तर्ज़ अमल की खिलाफ वर्जी होगी कि और इस हदीस की खिलाफ वर्जी होगी कि आपने ये फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि इल्म का तलब करना, सीखना, हासिल करना ये फरीज़ा है और हर मुसलमान पे। तो मुसलमान में तो ख्वातीन मर्द दोनों शामिल हैं। अब फरीज़ा जो है ये इबादत है और जब इबादत से आप महरूम करें किसी को तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर बहुत ही गुनाह का काम है। तो हम तो हामी हैं इस बात के कि तालीम हो, तालीम के साथ यकीनन तरबियत का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक खातून को अगर आप तालीम और तरबियत दें तो आपने पूरे एक ख़ानदान को तालीम और तरबियत दी, क्योंकि उस खातून ने घर आबाद करना है। और जब उसने घर आबाद करना है तो जब वो तालीम याफ्ता हो और वो तरबियत याफ्ता हो तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पूरे फैमिली यूनिट को। बिल्कुल सर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक भी थी ना, मुत्तफ़िक़ा अलैह है कि जिसने अच्छी तरबियत की, 2 बेटियों की, कई जगहों पे 3 है, तो वह जन्नत में मेरे साथ यूँ होगा। तो अच्छी तरबियत की जब बात आती है तो उसका मतलब यह है कि वही सब चीज़ें जो कि आप लड़कों को दे रहे हैं, वही परवरिश में वही सहूलियात, वही नेमतें बच्चियों को भी दें। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना वक्त गुजरता है पेशावर में, और ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारियाँ तो इस्लामाबाद में होती हैं, तो फिर अहले खाना के साथ मुलाकात का वक्त तो कम ही मिलता होगा? बिल्कुल, वो 3 साल पहले जो मेरा पहला टेन्योर था तो उसमें तो मैंने इस्लामाबाद में घर रखा था। तो मेरी फैमिली, बच्चियाँ, नवासे नवासियाँ, ये भी वहाँ पे सब आ जाते थे और इधर उधर के रिश्तेदार बन्नू से भी आ जाते थे। तो बहुत ही एक ताल्लुक़ था। वैसे मेरा मामूल है कि हफ्ते में ज़रूर एक बार पेशावर आऊँ। यहाँ पे कमिटमेंट्स भी होती हैं, कुछ इल्मी सरगर्मियाँ भी होती हैं, तो ये मेरा मामूल है। बिल्कुल सही। ये जो सफ़र रहा, लेक्चरर रहे आप इस्लामिक पेशावर यूनिवर्सिटी में, एंड वहाँ से फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन बनने तक का सफ़र, ये क्या था? जी, लेक्चरर रहा, फिर लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, इस्लामिक सेंटर का डायरेक्टर, पेशावर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद इस्लामिया कॉलेज का भी मैं एसोसिएट वाइस चांसलर रहा। अच्छा। वो बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल इस लिहाज से थी कि आपको याद होगा कि इस्लामिया कॉलेज की वाइस चांसलर को अगवा कर लिया। जी। तो वो फिर मुझे वो अपॉइंट किया बाकायदा इंटरव्यू के बाद। खौफ की सूरत हाल तो थी, लेकिन यकीनन बंदा जो है वो खौफ की वजह से अपनी जिम्मेदारियां तो नहीं छोड़ता। तो फिर बाकायदा पोस्ट को मुश्तहर किया गया और हुकूमत ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, परवेज़ खटक वज़ीर आला थे। तो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई। 6 महीने में इस्लामिया कॉलेज का भी एसोसिएट वाइस चांसलर रहा। ये फिर बड़ी खुशकिस्मती थी कि वो अगवाशुदा वाइस चांसलर जनाब अजमल खान साहब वो फिर वापस आ गए, फिर उनको मैंने चार्ज दे दिया। तो ये फिर सफ़र रहा रिटायरमेंट के बाद। इसके बाद फिर हायर एजुकेशन कमीशन ने एक चेयर अनाउंस की, सीरत चेयर, उस पर भी फिर मेरी तैनाती हुई। इसी दौरान फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फ़ैसला किया वज़ीर आज़म ने, उस वक्त के शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने। तो मुझे पेशकश की गई जो कि मैंने कबूल कर ली और फिर ये दौर रहा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का। बिल्कुल सही। अब दोबारा टेन्योर मुझे 19 अप्रैल को मौजूदा हुकूमत ने ये एजाज़ दिया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एतमाद किया। उस वक्त की हुकूमत ने भी, इस हुकूमत ने भी एतमाद किया और अब ये अल्लाह ताला से मेरी इल्तिजा है कि इस आजमाइश में मुझे अल्लाह ताला से
अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। बिल्कुल, आमीन। अच्छा, आपका मेल जोल रहता है हर नज़रिए, हर सोच के लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे उलमाए कराम के साथ। उलमाए कराम का रोल हमेशा ही इस्लामी मुआशरे में बहुत अहम रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी अहम बातें जो हैं वो मिंबर व महराब से नहीं की जाती। जैसे आपने खुद बात की बच्चियों की तालीम की, उनकी ज़िंदगी में विरासती हक़ की, ये बहुत सारे ऐसे अहम मौज़ूआत हैं जिसकी तकरार नहीं सुनाई देती है मस्जिद व महराब से, मिंबर व महराब से। आप समझते हैं कि इस मामले पे भी कुछ होना चाहिए, और आपने उलमाए कराम को इन मामलात में कैसे पाया? इसमें ऐसा हुआ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, कि हमारे मुल्क के इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के जो सदर मुमलिकत हैं जनाब आरिफ रहमान अलवी साहब, वो इस मामले में बहुत ही हसास मिजाज रखते हैं और बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो एक तो उन्होंने हमें ये टास्क दिया है कि हम खुतबात तैयार करें, ठीक है, और वो खुतबात जो हों वो फोकस हों इस किस्म के मामलात पे। ख़वातीन के लिए मीरास का हक़, तालीम का हक़, बाकी जो मुआशरती मसाइल हैं, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस पर काम कर रही है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है मदनी मुआशरे की, पेज, पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, उसके साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक मेमोरेंडम ऑफ कोलैबोरेशन दस्तखत हुआ है, वो है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। ठीक है, चुनांचे अब हमारी कोशिश है कि मिलकर पेज के साथ हम उलमाए किराम का असर व रसूख जो है वो बरूए कार लाकर, और हम जो दूर दराज के इलाके हैं इनमें उलमाए किराम के साथ एक तामुल करें, और उनको मस्जिद मेंबर महराब के प्लेटफॉर्म से उनको तरगीब दें कि वो ख़वातीन के मीरास के हक़ और बिलखुसूस एजुकेशन के हक़ जो कि दिए हुए हैं इस्लाम के, सिर्फ लोगों तक पहुंचाए ही नहीं जाते उस अंदाज में जिस तरह से इस्लाम मीरास के लिए हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मोहतरमा शिरीन मज़ारी साहबा के साथ मिलके हमने एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ और जो जहन साजी के इदारे हैं और मीरास के हक़ के हवाले से हमने कोशिश की कि ये बताया जाए कि जो मीरास है ये हुदूदुल्लाह है, ये अल्लाह ताला ने ख़ुद मुतय्यन की है, और इसमें किसी इंसान को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि वो कोई तरमीम कर दे, इन्हिराफ कर दे, माफ़ी की गुंजाइश भी नहीं है, वो इजबारी है, यानी यकीनन उसने अपना हक़ लेना है। इसके बाद अगर वो हिबा करे तो ये अलग बात है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। ईवान सदर में जो मेरे जुमे के खुतबात होते हैं, बयानात होते हैं, उसमें भी मस्जिद से हर जुमा, उसमें भी ये मौजू जो है ये ज़्यादा हमारे उसका हिस्सा है, बयानात का हिस्सा है। बिल्कुल सही। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो इस दौरान फिर हम ऊपर जाके चाय पी लेंगे, जी बिल्कुल, खाना खा लेंगे जो आपकी मेहमान नवाजी है, इसके बाद फिर दोबारा। बिल्कुल शुक्रिया। तो स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत फैमिली है आपकी, तारुफ अगर आप करा दें तो। जी, मेरी वाइफ हैं, बेगम है मेरी, आलीन है, ब्रदर इन लॉ की बेटी है, ठीक है, नौशाब मेरी बेटी हैं, उनके मियाँ हैं, आमिर रज़ा, आयशा है आखिरी बेटी, और नासिर हैं इनके हस्बैंड, तामीन मेरी नवासी है, सबसे बड़ी नवासी। ठीक है, तो फिर हम पहले सबसे बड़ी नवासी से ही मेरे ख्याल बातचीत कर लेते हैं। अच्छा जी, तो नाना सख्त हैं, डांट डपट करने वाले हैं कि लाड प्यार करने वाले हैं, और कितनी का आपके लिए गिफ्ट्स एंड टॉफ़ीज़ एंड स्वीट्स वगैरह लेकर आते हैं? नाना तो बहुत अच्छे हैं और बहुत सी तमीज़ की बातें सिखाते हैं। डांट तो ऐसे नहीं पड़ती, लेकिन अगर कुछ गलत काम हो जाए तो पॉइंट आउट ज़रूर करते हैं
کہ कैसे पॉइंट आउट करते हैं? हम बताते हैं कि ये पेड़ से नहीं करना, लेकिन गुस्से और डांट से नहीं बताते, प्यार से बताते हैं। और कोई अच्छा काम करें तो कोई तोहफा भी लेके आते हैं कुछ? जी जी, हमारे नाना जब भी आते हैं इस्लामाबाद से तो अपने साथ हमारे लिए चीज़ें लाते हैं। चीज़ें लाते हैं? जी। उन्हें पता है कि किसको क्या पसंद है? हाँ, जी। उन्हें सबकी पसंद का पता है। बिल्कुल सही। अच्छा बेगम साहिबा, शॉपिंग जो होती है, खरीदो फरोख्त होती है, वो सारी जिम्मेदारी आपके सर पे है या उसमें साथ जाते हैं? نازخ پلک متع खुद शॉपिंग करती हैं खुद शॉपिंग जो ज़रूरत की चीज़ें होती जी। हैं, घर का सौदा सल्फ सामान, ये तो इनकी कभी आपने जिम्मेदारी है। शिकवा किया हो कि आप तो मसरूफ ही रहते हैं, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है आपके पास? गिला दे चरता कड़ी है, نہ نہ कभी शिकायत नहीं की। कभी नहीं किया? उनको अंदाज़ा है, इदराक है कि जो मेरी जिम्मेदारी है तो उसमें ताउन करती हैं। बिल्कुल सही। और نه زه خو خپله خو کوم، خو لکه چې ډاکټر صاحب متاثر اور بیا زه ډېره ښه شوله. जब मैं वो कहती हैं कि जब आप मेरे बारे में कहती हैं कि जब वो कोई चीज़ लाते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी का बायस बनता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है घर में आप लोगों ने कोई झगड़े वगड़े तो अम्मी अब्बा के मेरा नहीं ख्याल के कभी देखे कभी होंगे। नहीं देखे हमने झगड़े, कभी इख्तिलाफ ऐसे नहीं देखा हमने। और हमेशा वालिद साहब जब भी आते हैं तो हम हर इतवार को हम सब बहनें आते हैं। अच्छा, मिलने जी, मिलने? हम बच्चे हाँ सुबह में आती हैं, फिर शाम में हम जाते हैं। तो फिर ये इतवार तो आप लोगों का फैमिली गेट टुगेदर डे है। बिल्कुल हमारा, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। और हफ्ते की रात से ही बस कहते हैं कि सुबह जल्दी जाएंगे और मिलते हैं। तो फिर हम रात में सब फिर साथ खाना खाने के बाद जाते हैं। ठीक है। बड़ी सादगी मैंने आपके घर में और बड़ी कनात और बड़ा सुकून देखा है। जी कभी वो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, कभी फरमाइशें आपने अब्बू से की हों या कुछ ऐसा? फरमाइशें तो खैर बेटियों की होती है और पूरी भी हुई है हर एक फरमाइश अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी अब वो सादगी और सिंपलिसिटी की तो बात करते हैं और हम मानते भी हैं। सादगी ज़िंदगी में हो तो बहुत प्यारी ज़िंदगी होती है। अच्छा, कभी परेशान आपने देखा हो वालिद साहब को किसी मामले पे, और कोई याद ऐसी हो, कोई बचपन का वाकया कोई ऐसा याद हो जो कि आप शेयर करना चाहें? वो अबू ऐसे बहुत हौसले वाले बंदे हैं। मैंने कभी उनको परेशान नहीं देखा है, क्योंकि वो हर मसला बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। अब अक्सर ये होता है ना कि अगर कोई मसला हो तो बंदा वन गेट्स हाइपर, वो कभी हाइपर नहीं हुए हैं। वो उनसे कभी कोई चीज़ जो है ना वो उलझी, मतलब वो कभी उलझे नहीं हैं किसी मसले में। वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ना आसानी से सब कुछ ये सुनते इतनी हैं। हलीमी जो तभी हिल्म एक बहुत बड़ी सिफत है। ये हिल्म जो है ये आपके अंदर कहाँ से आई? ये कोई आपकी लर्नड एबिलिटी है डॉक्टर साहब, या ये ख़ानदानी तौर पे कोई जेनेटिकली आपके अंदर है? असातिज़ा किराम जो मुझे मिले और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक एक्सपोजर मेरी हुई, तो उस एक्सपोजर में जो चीज़ मैंने सीखी वो यही है कि तजुर्बात को सामने रख कर और सीखना। तो जो बड़ी बड़ी शख्सियात की बायोग्राफीज़ हमने पढ़ी, उनसे मैंने यही सीखा कि किस तरीके से आपने गैर जज्बाती अंदाज में सोचना तो है। आपको गुस्सा आता ही नहीं है क्या? नहीं, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से पे काबू पाना जो है उसको सीख लिया है। ठीक है। और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को पिछाड़े, पहलवान वो है जो गुस्से पे काबू पाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप माशाल्लाह से दामाद हैं किबला साहब के। सो आपने इनको कैसा पाया? दामादों के साथ जो एक रिलेशनशिप होता है ससुर का, थोड़ा लव हेट रिलेशनशिप होता है। हमारा तो ऑल लव रिलेशनशिप है, हेट तो अल्हम्दुलिल्लाह ना डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में है और हमारी तरबियत भी जितना डॉक्टर साहब का उसमें किरदार है वो भी इसी नोयत की है कि हम भी ज़्यादा यानी जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कॉम्प्रोमाइज़ करना और एडजस्ट करना सिचुएशन के साथ। अच्छा, आप बेटियों के दरमियान भी बाज़ औक़ात वालिद की थोड़ी सी कि ज़्यादा पसंदीदा कौन है और थोड़ी कम इस तरह का अब्बा की लाडली? मैं ये आपको क्लियरली बता दूं कि वो मेरे वालिद कम और मेरे दोस्त ज़्यादा रह चुके हैं मेरी लाइफ। मेरी लाइफ का हर एक डिसीजन यानी वो लेते आए हैं और मैंने हर स्टेप पे उनसे पूछा है
लाइक अभी शादी के बाद भी मेरा जो सबसे पहले इवन मेरे हस्बैंड मुझे इनकरेज करते हैं, अब्बू से पूछो, और मतलब बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा, हम दोस्त ज़्यादा थे। कभी डांट टपट मारपीट? मेरे साथ एज सच बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी मुझसे सख्ती से बात की हो। किसी और बहन के साथ किसी को? ये है कि अक्सर लोगों का ये अक्सर अब्बू के स्टूडेंट्स हमसे आके पूछते हैं ना, सर बहुत ज़्यादा सख्त दिखते हैं, घर पे कैसे होते हैं, और हमारे लिए वो बात जो है वो बहुत अजीब होती थी ना कि सख्त कैसे, यानी यूँ किसी और बहन के साथ भी मुझे नहीं याद कि जब से मैं पैदा हुई और मैंने एक्सपीरियंस किया हो, वो हमेशा बहुत नरम मिजाज रहे हैं और बहुत जो है ना स्पेस दिया हमें डिसीजंस में भी और हर चीज़ में। आपसे भी शादी पे पूछा गया? सब कुछ मेरी मर्जी पसंद से? सब हर एक बात वो पहले मुझसे डिस्कस करती थी, क्योंकि हम तो बहुत क्लोज थे, तो वो ये नहीं था कि वो अम्मी के ज़रिए मुझसे पूछा जाएगा, वो डायरेक्ट होता था सब। अच्छा। तो जब प्रपोज़ल आया भी और हर चीज़ के बारे में अब्बू मुझसे कहते थे कि अब ये हो रहा है तो अब वो हो रहा है, और मैं कहती थी हाँ ठीक है। तो बस क्योंकि मेरी जो शादी थी वो यूँ हुई कि जब मैंने बैचलर्स किया तो उसके बाद अदरवाइज़ मेरी जो बहनें थी तो ये सब ग्रेजुएशन के बाद ही इनकी शादी हुई है। मेरा किस्सा ये था कि बैचलर्स जो था मैंने जब किया तो तब तो वो थोड़ा अर्ली हुआ तब, लेकिन और मेरे जो उसमें केस में तो बाबा बहुत कॉन्शियस और कंसर्न थे ना, कि क्योंकि मैं क्लोज थी तो वो हर चीज़ के बारे में ये ऐसी है और इन सबको आके और बिठा के और ये सब कुछ बताना कि इसके ये पोइट्री करती है तो ये करती है और ये वो, तो यानी बहुत अच्छे से हमें बहुत। तो दामाद के इंतखाब में भी डॉक्टर साहब यकीनन इतने ही कंसर्न रहे होंगे, तो वो आपसे क्या सवाल जवाब रिश्ता तय करते हुए होता है ना कि आपको क्या लगा कि डॉक्टर साहब ने क्या चीज़ें को अहमियत दी, फ़ौक़ियत दी जब उन्होंने रिश्ते का चुनाव किया अपने बेटी के लिए, अपनी पसंदीदा बेटी? जी ऐसा तो चूँकि इनका जनरली ये बहुत शफीक उस्ताद एक घर के सरबराह हैं, तो वही चीज़ें थी इनके जहन में कि इनकी छोटी बेटी है तो इनका बिहेवियर क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमें पहले कम्युनिकेट हुई कि इनके ये बिहेवियर है, शी लव्स पोइट्री और इस किस्म के इनके शौक़ हैं। तो इनका मेन मकसद यही था, ऑब्वियसली एक अच्छे पेरेंट का यही होता है कि जहाँ मेरी बेटी जा रही है वहाँ पे उसको कम से कम एटलीस्ट उस कैलिबर का एनवायरनमेंट मिल सके, तो वी आर लकी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अभी जब घर में आई तो जिस तरह से ये सारी डीलिंग, मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि आप लोग दामाद हैं, बेटों की तरह ही आप लोग हर एक मामले में इन्वॉल्व और वो इंतहाई शफीक इंसान है। इस लिहाज से हमेशा आप जब भी इनके साथ हम बैठते हैं हमेशा सीखने को मिलता है। कभी हमने इतने अरसे में, हमें शादी को इतना अरसा हो गया है, मेरे ख़्याल में हमने कभी इनको गुस्से के मूड में नहीं देखा। हर चीज़ को बड़े रैशनल अंदाज से देखते हैं, सोचते हैं। मामलात या मसाइल के ऊपर गुफ्तगू चल रही होती है वो घर में भी ज़ेर बहस आते हैं कि दफ्तर का काम दफ्तर में और घर का काम घर में? मेरे ख़्याल में कुछ हद तक तो हमारे लर्निंग के लिए लाजमन कुछ टॉपिक्स ज़रूर डिस्कशन में आते हैं और उसमें हमारी ही बेहतरी होती है। बहुत सारी चीज़ें हम भी लर्न करते हैं, लेकिन एक अच्छी खूबी इनमें ये है जो कि बड़ी रेयर होती है सीनियर्स में, घर के सरबराह में, और वो ये कि अगर आपकी ये समझते हैं कि आपकी एसोसिएशन किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे और दूसरे फ़र्द की किसी और, तो ये आपके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आपको ये एहसास नहीं होने देते हैं कि आप किसी ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए। रादर दे वो आपको वहाँ पे लर्निंग का मौका बहुत मिलता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं कि आगे आपने कैसे बढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं इनकी। जी खाना ठंड हो रहा है, आज प्लीज बिस्मिल्लाह। बहुत ज़हमत की, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू इतने तमाम के लिए। नहीं बिल्कुल, ये तो ये सब बेगम साहिबा खुद बनाती हैं ये अपने हाथ से? सब ने आज आपके लिए मिलकर अच्छा मिल के बनाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये साग बड़ा है, ये साग है, बस ये किस चीज़ का मेरी साग है? बेटी बनाती है, साग और दाल मिला के। अच्छा, कुल्फा साग। ज़िंदगी जो है उसका कौन सा फेज़ आपके ख्याल में आपका सबसे खूबसूरत दौर गुजरा है? दौर जवानी, मुलाजमत का, या अब? मेरा ख्याल ये है कि पूरी ज़िंदगी जो है ये
हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत रही है। आपकी मेहनत है इसमें, कोई ख़ास दुआ है, ये किस चीज़ को आप समझते हैं वजह या ज़िम्मेदार इन तमाम बरक़ात का या इन तमाम नेमतों का? जी, अल्लाह ताला के इनामात हैं और यकीनन मेहनत का भी इसमें हिस्सा है कि सीखने का अमल जो है इसको मैंने हमेशा एक तरजीही अमल समझा है। मुसलसल सीखने का अमल है और इसके साथ साथ ये हमेशा नीयत रही है कि ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, बल्कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है कि किसी को आपकी वजह से दुख ना हो, किसी को आपकी वजह से ज़हमत ना हो। कोशिश ये की है कि लोगों के लिए आसाइश का सबब बनूं। मगर लोगों ने आपका दिल तो दुखाया होगा, मतलब कभी आपका दिल दुखा हो, आपको तकलीफ़ पहुंची हो, ऐसा कोई मरहला मामला गुजरा ज़िंदगी में या सब अच्छा ही रहा? यकीनन होता है, यानी इंसान जो है और बिल्कुल मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पैदा किए हैं, तो यकीनन ऐसे लोग होंगे कि जिनका जज्बा हसद का होगा, उन्होंने तकलीफ़ भी पहुंचाई होगी, अज़ियत भी पहुंचाई होगी। लेकिन ज़ाती तौर पे मेरी कोशिश ये है कि बजाय इसके कि दुश्मनों की तादाद में इजाफ़ा करूं, दोस्तों की तादाद में इजाफ़ा करूं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ़ मसाइल आते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में और पूरे मुआशरे का एक, जिसे कहना चाहिए, आपके सामने एक सूरत हाल आती है, तो क्या मसाइल हैं जो ज़्यादा आप तक पहुँच रहे होते हैं लोगों के, जहाँ पे वो रुजू कर रहे होते हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से? जी, एक तो वो जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का आईनी मैंडेट है, फ़राइज़ मनसबी है, तो उसमें तो हुकूमत की तरफ से उमूमन जो बिल हैं वो आते हैं और वो बिल जो हैं वो अगर स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द हों, मसलन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी हो, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी हो, तो उसमें हम जाते हैं, अपनी राय देते हैं। एक ये है कि कभी हुकूमत की तरफ से मुशावरत के लिए कोई मसला आ जाता है तो वो भी मुख्तलिफ़ वजारतों की तरफ से, तो वो भी हम उस पर अपनी राय, अपनी सिफारिश तैयार करते हैं। एक अवामी मसाइल होते हैं जो लोग हमारी तरफ भेज देते हैं या आम तौर पे मुआशरे में मसाइल सामने आ जाते हैं। क्या हैं जो ज़्यादा आप तक पहुँच रहे होते हैं? अभी मसलन सिंध का मसला हमारे पास आया कि सिंध के अंदर और पंजाब के बाज़ इलाकों में जबरी तब्दीली मज़हब का सवाल आया, तो उसको हमने कोशिश ये की कि हम ये देखें कि क्या जबरी तब्दीली मज़हब है कि नहीं है, और अगर तब्दीली मज़हब के केसेस हैं तो वजूहात क्या हैं। इस पे हमने बड़ा तफसीली काम किया। इस तरीके से पिछले साल जो बड़ा मुश्किल मसला आया था वो इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का था। जी बिल्कुल। तो वो हमने कोशिश की 3 महीने 4 महीने उस पर लिए, लेकिन बहुत मेहनत से हमने उस मसले पे हिंदू पंचायत को भी एतमाद में लिया, कि जो इस्लामाबाद की हिंदू पंचायत थी, उलमाए किराम के साथ भी मुशावरत हुई, जो मुकामी वो हैं ज़िम्मेदारान हैं, मसलन CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके साथ भी हमारा तामुल रहा और इसके बाद फिर हम बिल इत्तिफाक एक नतीजे पे पहुँचे कि जिस पे उलमा का भी इत्तिफाक हुआ, हिंदू पंचायत का भी इत्तिफाक हुआ। माशाल्लाह से आपके घर का माहौल बहुत पुरसुकून रहा भी, उसमें आपका भी किरदार होगा, अल्लाह ताला का फजल करम भी होगा। बदकिस्मती से बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस मुआशरे का एक ऐसा नासूर है, घरेलू तशद्दुद, जिसका शिकार अमूमन ख़वातीन और बच्चे होते हैं, और वो ये मुआशरे के वो कमज़ोर लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन बदकिस्मती से जब भी इनके बारे में कोई कवानीन बनाने की बात आती है तो मुख्तलिफ़ मजहबी तंजीमें जो हैं वो इसमें रुकावट डालती हैं। वो समझती हैं कि ये मगरिब को खुश करने की या उनकी पैरवी करने का कोई एक तरीका है। आप क्या समझते हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का किरदार इस लिहाज से कितना अहम है कि मुआशरे के कमज़ोर तबकों, बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ जो और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस सिलसिले में बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रही है और ये बिल कई बार हमारे पास आया जो घरेलू तशद्दुद के हवाले से है। इस बिल के बारे में उलमाए किराम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और भी मुख्तलिफ़ तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ात की नौइयत जो भी हो, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको बहुत ही गैर मुतासिबाना अंदाज़ में मुताला करने की कोशिश की है और हम ये मानते हैं कि घरेलू तशद्दुद है और इस किस्म के वाक़यात हैं और घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए कुछ काम करना चाहिए। लेकिन जो बिल इस हवाले से आते हैं
वो बिल असल मसले को एड्रेस नहीं करते। अच्छा। इस वजह से उन बिलों के बारे में हमने अपनी राय जो दी है वो ये है कि जो माशरती हमारे अक़दार हैं उनके मुताबिक आप बिल तैयार करें, ठीक है। या हम आपके साथ ताउन करेंगे, ठीक है। ताकि बिल ऐसा हो कि उसकी असास पर जब एक्ट बने, कानून बने, तो वो कानून काबिल अमल भी हो, काबिल निफाज भी हो। आप एक बिल बना लें और उसको फिर नाफिज करना नामुमकिन हो, तो फिर उस कानून का फ़ायदा क्या है? इस्लामी नजरियाती कौंसिल अगर किसी को रुजू करना पड़े तो उसका तरीक़ाकार भी बता दें, जो देख रहे हैं कि ज़रूरत पड़े। आजकल तो सोशल मीडिया है, हमें ख़त लिखे, हमें कांटेक्ट करे, सोशल मीडिया पे हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है। उनका हम प्रिंट ले लेते हैं, उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने आज हमें वक्त दिया, मेज़बानी का, मेहमान नवाजी का, और आपकी हमें वेलकम करने का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एजाज़ है जी। थैंक यू सो मच। आपसे इजाज़त लेंगे। ब्रंच टॉक में इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए फराह सादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।